ग्लोबल वार्मिंग अपने सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी थी। टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि पूरी दुनिया आग में झुलसने लगी, समुद्र उबलने लगे, पहाड़ पिघलने लगे और सूरज की रोशनी सीधे लोगों की त्वचा जला रही थी। इंसानियत का अंत साफ दिख रहा था। वैज्ञानिकों ने आखिरी कोशिश की, एक खास केमिकल वायुमंडल में छोड़ा गया ताकि धरती ठंडी हो जाए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसी गलती बन गया जिसने पूरी सभ्यता खत्म कर दी। कुछ ही हफ्तों में पूरी धरती बर्फ से ढक गई, आसमान से मोटी बर्फ गिरने लगी, समुद्र जमकर पत्थर बन गए, जंगल टूटकर बिखर गए और धीरे धीरे हर जीव नष्ट होने लगा। धरती अब ठंडी सफेद कब्रगाह बन चुकी थी। लेकिन इस तबाही के बीच इंसानियत की आखिरी उम्मीद बची, एक चलती हुई दुनिया, ट्रेन स्नोपियर्सर। इसे बनाया था एक जीनियस इंजीनियर और अरबपति अरविंद मेहरा ने। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, इसका इंजन कभी रुकता नहीं था। ये लगातार पूरी धरती का चक्कर लगाती रहती थी, बिना थके बिना रुके। ट्रेन के अंदर बनाई गई थी एक पूरी सोसाइटी जहां था बिजली, पानी, खाना और जीने के लिए सब कुछ। लेकिन यहाँ भी इंसानों की सबसे पुरानी बीमारी बची रही, अमीरी और गरीबी का फर्क। आगे के डिब्बों में रहते थे रईस लोग जिनके पास थे लग्जरी रूम, बेहतरीन खाना, शराब, म्यूजिक और फ्रीडम। उनके लिए ये ट्रेन किसी मूविंग पैलेस से कम नहीं थी। बीच वाले हिस्से में थे इकोनॉमी क्लास के लोग, कम सुविधाओं के साथ लेकिन जीने लायक जिंदगी। और सबसे पीछे था टेल सेक्शन, जहाँ भरे थे वो लोग जिन्हें फ्री में अंदर जगह मिली थी। अंधेरे और भूख में घिरे की दुनिया देखने का हक तक नहीं था। ये हिस्सा किसी जलती हुई जेल जैसा था और ट्रेन के सबसे आगे इंजन सेक्शन में रहता था वही आदमी जिसने इसे बनाया था, अरविंद मेहरा। अब वो खुद को भगवान मानता था। यही है स्नोपियर्सर की कहानी, एक ऐसी ट्रेन जो इंसानियत को बचाने के लिए बनी थी, लेकिन उसी के अंदर इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। विल्फर्ड इंजन सेक्शन में बैठकर पूरी ट्रेन यानी इस चलती हुई मिनी वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। यहाँ सब था, बिजली, पानी, स्वादिष्ट खाना और फर्स्ट ऑफ इकोनॉमी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल तक। लेकिन ये सारी सुविधाएं सिर्फ अमीर और मिडिल क्लास के लिए थी। पीछे के टेल सेक्शन वालों के लिए बस अंधेरा, गंदगी और वही घिनौना प्रोटीन बार था। ये ट्रेन कभी रुकती नहीं थी, दिन रात चलती रहती थी। धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में इसे ठीक 1 साल लगता था और जब भी ये कातेना ब्रिज से गुजरती, लोग नए साल की शुरुआत मानते। ये ब्रिज उनकी जिंदगी का टाइम कीपर था। कहानी पहुंचती है साल 2031 में। उस दिन 2 गार्ड्स टेल सेक्शन में आए, लेकिन इस बार खाना बांटने या सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें चाहिए था एक वायलिन वादक। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला कि वो और उसकी पत्नी दोनों वायलिन बजाते हैं, लेकिन गार्ड्स को सिर्फ एक इंसान चाहिए था। जब उसने पत्नी को छोड़े बिना जाने से इनकार किया तो गार्ड्स ने बेरहमी से उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया और उसे जबरदस्ती खींच कर ले गए। ये नजारा देखकर टेल सेक्शन में गुस्से की लहर दौड़ गई। सब्र अब टूट चुका था। इस बार उनका गुस्सा बिखरा हुआ नहीं बल्कि संगठित था। इसी बीच कर्टिस और उसका दोस्त एडगर कुछ और खोज रहे थे। वे प्रोटीन बार्स के अंदर छिपे सीक्रेट मैसेज ढूंढ रहे थे। ये मैसेज ट्रेन के आगे वाले हिस्से से आते थे और टेल सेक्शन वालों के लिए उम्मीद का इशारा थे। तानिया नाम की औरत ने कर्टिस को बताया कि अगला मैसेज उसके बेटे के बार में है। कर्टिस ने बच्चे को बहलाया, बार लिया और उसे तोड़ा। अंदर एक छोटा सा कैप्सूल था जिसमें लिखा संदेश साफ कह रहा था, अब वक्त है बगावत का। 17 सालों से टेल सेक्शन के लोग बस उसी प्रोटीन बार पर जिंदा थे। भूख, गंदगी और अपमान ने उनकी आत्मा तक तोड़ दी थी। उन्हें मालूम था अगर अब नहीं उठे तो हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाएंगे। अब वक्त था आगे बढ़ने का, उस जगह तक पहुंचने का जहां रोशनी, आजादी और जिंदगी थी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। 17 सालों में 2 बार उन्होंने कोशिश की थी और दोनों बार बेरहमी से कुचल दिए गए थे। इस बार सबकी निगाहें कर्टिस पर थीं। वो लीडर था, इवन अगर वो खुद ये मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर छुपा था एक अतीत, एक ऐसा दर्द जो उसे पीछे खींचता था। लेकिन अब वक्त आ चुका था कि वो उस अतीत को छोड़कर इंसानियत के लिए आगे बढ़े। कर्टिस ने वो गुप्त संदेश गिलियम को दिखाया। गिलियम टेल सेक्शन का सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान था। उसकी नजर में कर्टिस हमेशा से लीडर रहा था, भले ही कर्टिस खुद ये मानने को तैयार न हो। इस बार संदेश में एक नाम लिखा था, निखिल मेहरा, वही इंजीनियर जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया था। लेकिन अब जेल सेक्शन में बंद पड़ा था तक पहुंचना। अगर इंजन हाथ में आ गया तो पूरी ट्रेन उनके कंट्रोल में होगी और जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। उसी रात गार्ड्स और ट्रेन की सीईओ माया मेसन फिर टेल सेक्शन में पहुंचे। इस बार उनकी मांग थी बच्चे। गार्ड्स ने लाइन लगवाकर बच्चों की हाइट नापनी शुरू कर दी। तानिया और एंड्रयू ने अपने बच्चों टिमी और एंडी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स बेरहम थे। दोनों बच्चों को जबरदस्ती खींच लिया गया। गुस्से में एंड्रयू ने माया पर जूता फेंक दिया ताकि वो उनके बेटे को न ले जाए। माया बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद लौट आई। उसने वही जूता उठाया और सबको ताना मारा, जैसे जूता पैर में होना चाहिए और सिर पर, वैसे ही तुम लोग हमेशा टेल सेक्शन में रहोगे।
गए। अपनी औकात मत भूलो। ये सुनकर टेल सेक्शन का खून खौल उठा। माया ने एंड्रयू को सज्जा दी। उसका हाथ ट्रेन के बाहर निकालकर ठंड में छोड़ दिया गया। 7 मिनट में हाथ पत्थर की तरह जम गया और फिर हथौड़े से तोड़ दिया गया। वहाँ कई लोग ऐसे थे जिनके हाथ पांव पहले ही इसी तरह जा चुके थे, कभी बगावत की सजा में, कभी किसी और गलती पर। ये डरावना नजारा देखकर कर्टिस और बाकी लोग, कर्टिस के दिमाग में एक शक भी था। उसे लगता था कि गार्ड्स की बंदूकें खाली हैं। पिछले 10 सालों में हुई बगावतों में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। ट्रेन में नई गोलियां बनाने का कोई तरीका भी नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि गार्ड सिर्फ डराने के लिए गन थामे फिरते हैं। उसने ये यकीन परखने का फैसला किया। धीरे धीरे एक गार्ड के पास बढ़ा, आंखों में हिम्मत और मन में एक ही ख्याल, अब या कभी नहीं। कर्टिस ने अपनी जान दांव पर लगाकर गार्ड की गन अपने सिर पर रखवाई और ट्रिगर दबाया। नतीजा वही निकला जिसकी उसे उम्मीद थी, गन खाली थी। ये देखकर टेल सेक्शन वालों का हौसला फट गया। उन्होंने तुरंत गार्ड्स पर टूट पड़े और उन्हें मात देकर जेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां से उन्होंने निखिल मेहरा और उसकी बेटी योगिता को आजाद कराया। दोनों क्रोनोल नाम के ड्रग के आदी थे और सालों से स्लीप चैम्बर में बंद थे, जहां सजा पाए कैदियों को रखा जाता था। निखिल ने कर्टिस से डील की। हर दरवाजा खोलने के बदले उसे 2 क्रोनोल चाहिए होंगे। कर्टिस ने शर्त मान ली। योगिता में एक अजीब सा गुण था। वो दरवाजों के पीछे क्या है ये पहले से महसूस कर लेती थी। जब वे आगे बढ़े तो एक सेक्शन में बड़ी बड़ी खिड़कियां सामने आईं। 17 साल बाद ही अगले डिब्बे में वे पहुंचे उस जगह जहां प्रोटीन बार्स बनाए जाते थे। कर्टिस ने मशीन में झांका और जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। बार्स कॉकरोच पीस कर बनाए जा रहे थे। उसने ये सच छिपा लिया ताकि लोग टूट न जाएं। तभी उसे एक और मैसेज मिला। सिर्फ एक शब्द लिखा था, वाटर। इसका मतलब साफ था, अब उन्हें पानी सप्लाई सेक्शन पर कब्जा करना होगा। ये ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर वो इसे कंट्रोल कर लेते तो फर्स्ट क्लास और खुद विल्फर्ड को भी झुकना पड़ता। लेकिन आगे बढ़ना आसान नहीं था। जैसे ही निखिल अगला दरवाजा खोलने लगा, योगिता ने खतरे का अंदेशा जताया। उसने कहा कि अंदर कुछ गड़बड़ है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलते ही सामने हथियार बंद गार्ड्स की पूरी फौज खड़ी थी। ये एक जाल था। भीषण लड़ाई छिड़ गई। तरह ये ब्रिज एक और साल बीतने का प्रतीक था, लेकिन इस बार इसका मतलब था एक और साल और एक और बगावत की शुरुआत। गार्ड्स जोर जोर से हैप्पी न्यू ईयर चिल्ला रहे थे, लेकिन अचानक ट्रैक पर जमी बर्फ की बड़ी चट्टान से ट्रेन बुरी तरह बागियों के सामने लड़ाई अब भी जान मौत का सवाल बनी हुई थी। इसी बीच मंत्री माया वहां पहुंची। उसने बागियों को ताने मारते हुए कहा कि उन्हें विल्फर्ड का शुक्रिया करना चाहिए जिसने उन्हें ट्रेन में जगह दी। उसने चेतावनी दी कि टेल सेक्शन वाले अपनी औकात भूल रहे हैं और ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि आबादी कंट्रोल करने के लिए टेल सेक्शन के करीब 24% लोगों को बचाया और टेल सेक्शन वाले सिर्फ गंदे और निकम्मे हैं। तानिया ने अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। एक बच्चे ने बताया कि बच्चों को आगे ले जाया गया है। ट्रेन उस जगह से गुजर रही थी जहां पिछली बगावत के समय कुछ लोग कूद गए थे। बाहर की ठंड इतनी खतरनाक थी कि वे तुरंत जमकर मर गए। टीचर बच्चों को यही लाशें दिखाकर डराती थी। कहती थी कि अगर इंजन रुका तो सबकी यही हालत होगी। इसी दौरान एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। न्यू ईयर के नाम पर बच्चों को अंडे बांटे जाने लगे। टेल वालों को लगा कि अंडे और चिकन तो सालों पहले खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये नजारा उनके लिए हैरान करने वाला। तभी गिरीश ने उसका चाकू छीन लिया और खुद का हाथ काट कर लोगों को दिया। उस बच्चे का नाम था एडगर। गिरीश की उस कुर्बानी ने बाकी लोगों को भी इंसानियत की याद दिलाई। करण आज तक खुद से नफरत करता है क्योंकि भूख ने उसकी इंसानियत छीन ली थी। कुछ महीनों बाद ही गार्ड्स प्रोटीन बार लेकर आए और तब से टेल सेक्शन वाले उसी पर जिंदा थे। नमन ने यह सब सुना और कहा, अब इंजन पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं। उसका असली प्लान था ट्रेन का दरवाजा खोलना। उसने बताया कि वह इतने सालों से क्रोनोल इसलिए जमा कर रहा था क्योंकि बड़ी मात्रा में यह विस्फोटक बन सकता है। साथ ही उसने प्लेन का मलबा देखा था। पहले उसका थोड़ा हिस्सा ही दिखता था, अब पूरा साफ नजर आता है। इसका मतलब है कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और शायद बाहर जिंदगी फिर से संभव हो। लेकिन करण को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि क्रोनोल का नशा नमन के दिमाग पर हावी हो गया है। तभी अचानक विल्फर्ड की सेक्रेटरी वहां पहुंची और नमन को गोली मार दी। वह जमीन पर गिर पड़ा, दम तोड़ता हुआ। सेक्रेटरी करण को इंजन सेक्शन में ले गई। वहां खुद विल्फर्ड उसका इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि इतने सालों से जो गुप्त मैसेज आ रहे थे वो उसी के भेजली भगत थी ताकि आबादी कंट्रोल में रहे और ट्रेन का संतुलन बिगड़े नहीं। लेकिन इस बार गिरीश ने विद्रोह रोकने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे खत्म करना पड़ा। विल्फर्ड ने करण को इंजन दिखाया और कहा कि अब वह बूढ़ा हो चुका है, अकेले ट्रेन नहीं चला सकता। उसने पेशकश की कि करण उसकी जगह लेकर पूरी ट्रेन संभाले। इसी बीच उसने आदेश दिया कि टेल सेक्शन के सिर्फ 18 लोग जिंदा छोड़कर बाकी सबको मार दिया जाए क्योंकि 18 साल पूरे हो चुके थे। करण ने सीसीटीवी पर देखा कि फ्रैंको पहले ही 64% टेल सेक्शन वालों को खत्म कर चुका है। विल्फर्ड ने समझाया कि सीमित संसाधनों के कारण ऐसे कठोर फैसले जरूरी हैं। इसी दौरान नमन और योगेश होश में आ गए। उन्होंने फर्स्ट क्लास के लोगों और फ्रैंको को खत्म करने की तैयारी की। योगेश ने इंजन का गेट खोला, विल्फर्ड के असिस्टेंट को मार डाला
और क्रोनोल को ट्रेन के बाहर के दरवाजे पर फिट कर दिया। वह करण के पास माचरी से उतरकर टुकड़ों में बिखर गई। इस हादसे में लगभग सब मारे गए, सिर्फ टिमी और योगेश बच निकले। दोनों मलबे से बाहर आए और पहली बार धरती पर कदम रखा। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन दूर एक पहाड़ी पर उन्हें एक सफेद भालू नजर आया। यह इस बात का सबूत था कि बर्फ पिघल रही है और जिंदगी धीरे धीरे लौट रही है। यही कहानी खत्म होती है, ट्रेन के खात्मे के साथ, लेकिन इंसानियत की एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ।